14 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अगली सुबह बाई उठती है तो देखती है कि हांडन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और उसे तो कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसलिए वो हांडन को थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है कि उसे जल्द काम पर जानी है। और दूसरी तरफ जिंगजिंग उसी रेस्टोरेंट में पहुँच गया होती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आज उसी रेस्टोरेंट में एक खास मेहमान आए होते हैं और वो मेहमान उसी रेस्टोरेंट की ओनर की दोस्त होती है। और वो मेहमान और कोई नहीं, वो की ग्रैंडफादर है। और जिंगजिंग तो उसे यहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान होती है कि इतना अमीर लोग होकर भी इतना सस्ते से रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे हैं। और क्योंकि उन दोनों ने एक ही डिश ऑर्डर किया था और एक ही डिश सर्व हुआ था, इसलिए जिंगजिंग अपनी खाना लेकर गू की दादी के पास जाती है और उनसे अपनी खाना शेयर करती है। और वो वहाँ पर गू के बारे में उनसे बात करने लगते हैं और वो बातों ही बातों में दादाजी की तो काफ़ी करीब हो जाती है। और यहाँ पर दादाजी ये जानकर हैरान होती है कि जिंगजिंग को उनसे ज़्यादा गू के बारे में पता है। और वो जिंगजिंग से बात कर समझ जाते हैं कि जिंगजिंग में कोई खास बात है, इसलिए तो वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जिंगजिंग दादाजी को यही राय देती है कि वो आपका पोता है, इसलिए आप उसे प्यार से बात कीजिए, नहीं तो वो कभी भी आपका बात नहीं सुनेगा। और उसके बाद जिंगजिंग खाना लेकर वो के पास पहुंचा हुआ होती है और वो जैसे ही उसे कुछ बोलने वाला होती है तो उससे पहले ही उनके ऊपर एक मुसीबत आ गया होती है। 10 साल से वो जिस घर में रह रहे हैं उसका लैंडलॉर्ड ने उन्हें कॉल कर बताया कि कोई इस घर को खरीद रही है, इसलिए तुम जल्द से इस घर को खाली कर दो। और ये सुनकर तो वो सब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ऐसे भी उनकी बहुत ज़्यादा यादें इस घर में जुड़ा हुआ होती है। और इतनी कम टाइम में ये घर चुनना मुमकिन ही नहीं थी। और उसके बाद अंकल आंटी जब अपना सेविंग देखते हैं कि उनके पास इतना भी सेविंग नहीं है कि वो इस घर को खरीद सके, तो वो तो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो अभी हमें पता चलती है कि इस घर को खरीदने वाला और कोई नहीं मिस वे होती है। और ऐसा मिस वे ग्रैंडफादर की कहने की वजह से कर रही होती है। और यहाँ पर तो मिस्टर है भाई को समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन भाई तो उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। और दूसरी तरह जब से आंटी को पता चलती है कि उन्हें इस घर को छोड़ना होगा तो वो तो बहुत ज़्यादा उदास होती है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा यादें इस घर में जुड़ा हुआ होती है। तो अंकल उन्हें बोलते कि जब लैंडलॉर्ड इस घर को देखने के लिए आएगा तो हम बताएंगे कि ये घर कितना पुराना है और इसका अंदर जितना भी सामान है सब टूटा हुआ है। तभी वहाँ पर जिंगजिंग आ जाती है तो आंटी उसके पास जाकर उसे बोलती है कि ऐसे तो तुम गू की दोस्त हो, अगर तुम इस घर को खरीदोगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। ये घर कितना पुराना है और कितना टूटा हुआ है। तभी वहाँ पर गू भी आ जाती है तो मिस पे उन्हें बताती है कि ऑलरेडी मैं इस घर को खरीद चुका हूँ और 1 हफ्ते के अंदर आपको यहाँ से जाना होगा। असल में दादाजी एक्शन पर आ गए होते हैं, वो कैसे भी कर गो को घर पर वापस लाना चाहते थे, नहीं तो उस घर को खत्म कर देंगे। और उसके बाद गू जाकर बेई से मिलती है और उसे बोलती है कि तुम्हें तो दादाजी के बारे में पता है, लेकिन तुमने तो हमेशा मेरी मदद की। तो आगे से बेई उसे बोलती है कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। असल में बेई जिंगजिंग से तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलस होती है और वो गू को बोलती है कि तुम्हें पता है कि दादाजी को तुमसे क्या चाहिए और वो चीज़ें उन्हें मिल जाएगा तो वो तुम्हें परेशान भी नहीं करेंगे। और उसके बाद वो उदास होकर घर के अंदर आती है तो देखती है कि अंकल और आंटी कितना परेशान है, इसलिए वो तो पहले उन्हें तसल्ली देती है और उनसे माफ़ी भी मांगती है कि मेरी वजह से आपको अपना घर छोड़ना पड़ रही है। लेकिन अंकल और आंटी इतना स्वीट होते हैं कि आगे से आंटी उसे बोलती कि कोई बात नहीं, ऐसे भी ये तो हमारा किराए का घर है ना कि अपना था, और ऐसे भी एक ना एक दिन इस घर को छोड़ना ही था। और ये सुनकर तो थोड़ा सा अच्छा लगती है। तो अभी वहाँ पर जिंगजिंग सेक्रेटरी मिलने के लिए दादाजी के पास जाती है और आज तो दादाजी जिंगजिंग से मिलने के लिए थोड़ा सा शर्मा रही होती है, क्योंकि उनकी वजह से जिंगजिंग को उसकी घर छोड़ना पड़ रही है। तो आगे से दादाजी जिंगजिंग को बोलते हैं कि ये आइडिया तो मेरा पुराना था, तब तक तो हमारा दोस्ती हुआ नहीं था। और उसके बाद दादाजी अपने बहुत सारे स्टोरी जिंगजिंग को बताने लगती है और उसे बताती है कि मैं थोड़ा सा पुराना ख्यालत की आदमी हूँ और उसी हिसाब से अपनी कंपनी चलाती हूँ, लेकिन वो मुझसे थोड़ा सा अलग सोच रखती है। वो कंपनी को न्यू तरीके से चलाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे अलाउ नहीं की, जिस वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और वो नाराज होकर चला गया तो अब तक वापस आया नहीं है।
और दूसरी तरह अंकल और आंटी शिफ्टिंग करने के लिए अपने सारे सामान को पैकिंग कर रही होती है। तो तभी उनकी सामान में उनकी वेडिंग रिंग मिलती है और यहाँ पर अंकल कुछ शरारत सोचने लगते हैं और वो आंटी को दोबारा से वही रिंग पहनाने लगती है। तभी वहाँ पर गू आ जाती है तो शर्म की वजह से वो रिंग को नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ पर उनकी फैमिली एल्बम मिलती है तो आंटी और गू बैठ कर उसे देखने लगती है, जहाँ पर कि जो गू जिंग की बचपन की फोटो देखती है तो उसे तो जिंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, लेकिन अंकल को उन दोनों का ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो डायरी को छीनने की कोशिश करती है। तभी उन्हें उसी डायरी में अंकल का किया हुआ सेविंग आंटी को मिल जाती है, जिस वजह से आंटी तो अंकल के ऊपर भड़क जाते हैं और यहाँ पर तो अंकल मुँह करने लगते हैं कि ये सेविंग मेरी नहीं है। और उन दोनों का ऐसी फाइट देखकर को तो अपना फैमिली याद आती है और उसकी फैमिली के नाम पर तो उसका सिर्फ दादाजी थे और वो हमेशा अपने दादाजी को लेकर डरा हुआ रहता था कि उसकी मम्मी पापा की तरह उसकी दादी उसे छोड़ कर ना चली जाए। और आज को तो अपनी दादी की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। तभी उसके पास जिनसी आती है और वो गू को पूछती कि तुम्हारी और तुम्हारी दादी के बीच में लड़ाई क्यों हुई। और क्योंकि गू जिनसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था इसलिए उसे बताई थी कि मेरी दादी जो है ना वो थोड़ा सा पुराना ख्यालत के हैं और वो कंपनी को बिल्कुल ऐसे ही चलाते हैं। अगर कंपनी को पुराना ख्यालत के हिसाब से चलाया जाएगा तो बाकी लोग आगे चला जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। अगर मैं इसके बारे में जाकर दादी से बात करती हूँ तो हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती थी, इसलिए मुझे कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहिए था। तभी वहाँ पर उन्हें जिनसी की पेरेंट्स की वही वेडिंग रिंग मिल जाती है तो वो उस रिंग को जिनसी को पहना देती है और उसके बाद जिनसी उसी नूडल सूप में दोबारा जाती है गू की दादी से मिलने के लिए और वहाँ पर रेनीकोट भी पहना हुआ होती है ताकि नूडल की सूप की स्मेल उसकी कपड़े पर ना लगे। और उसे तो बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील हो रही होती है कि वो गू के पीछे उसकी दादी से मिल रही है। अगर ये बातें गू को पता चल जाएगा तो वो उसके ऊपर कितना गुस्सा होगा। और यहाँ पर दादाजी तो जिनसी को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है कि तुम कैसे भी कर गू को मनाओ ताकि वो कंपनी दोबारा से ज्वाइन करे। और जैसे ही जिनसी घर पर जाती है तो गू को देखकर उसी रेनीकोट को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन गू ने ये नोटिस कर लिया था और वो जैसे ही रेस्टोरेंट जाती है तो उसे पता चल जाती है कि जिंग उसकी दादी से मिलने के लिए आई थी। और यहाँ पर गू को तो उनके लिए काफ़ी गिल्टी फील हो रही होती है कि उसकी वजह से वो अपने घर छोड़ रहे हैं, इसलिए गू डिसाइड करती है कि वो अपने घर उन्हें रहने के लिए देगा। अगर ये बात उन्हें पता चल गई कि ये गू की घर है तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, इसलिए पहले गू एक एजेंट को हायर करती है और उन्हें बताती है कि तुम कम रेंट पर उन्हें यहाँ पर रहने देना, लेकिन उन्हें ये मत फील कराना कि ये मेरी घर है। और ये बातें वो उनकी एजेंट मान लेती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।